Assalamu alaikum, dear students of MSc Sports Science Semester 2। लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपको रिसर्च मेथड्स बताऊंगा, जबकि दूसरे हिस्से में आपको रिसर्च मेथड्स के जो डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हैं उनके पर्पसेस और उनकी एग्जांपल्स और उनसे जो रिलेटेड टूल्स हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च इट इन्वॉल्व द स्टडीइंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द पास्ट, यानी इसमें आप पास्ट के मुतालिक, माजी में जो वाक़यात हो चुके होते हैं उसके मुतालिक स्टडी करते हैं। ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च हैज़ बीन डिफाइंड एज सिस्टमेटिक। तो पहली खसूसियत क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। जैसे साइंटिफिक मेथड जो है उसके मुतालिक आपको बताया था कि वो एक सिस्टमेटिक है, ऐसे ही ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि किसी शख्स की सब्जेक्टिविटी इसमें शामिल नहीं, किसी का मूड इसमें शामिल नहीं है। ये नहीं है कि मूड अच्छा है तो रिसर्च में कुछ अच्छा रिजल्ट्स हम लिख देंगे, और अगर मूड ख़राब है तो रिजल्ट्स और तरह से, ऐसा कुछ नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव स्टडी है, जो हक़ाइक़ होंगे उसी की बुनियाद पर चलना है। लोकेशन एवेल्यूएशन, तो इसमें चीज़ों को लोकेट किया जाता है, तलाश किया जाता है और उनकी बाकायदा एवेल्यूएशन की जाती है। एंड सिंथेसिस ऑफ द एविडेंसेस इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स, तो मुख्तलिफ किस्म के एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे करके, हक़ाइक़ इकट्ठे करके, शवाहिद इकट्ठे करके उन फैक्ट्स की बुनियाद पर कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं। लेकिन याद रहे कि ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपने पास से, माजी से इकट्ठे कर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग कंडीशंस एंड स्टडिंग इफेक्ट्स। तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस लगा के देखते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो हैं किसी भी रिसर्च के, यहाँ 3 एग्जांपल्स में दिए गए हैं। रिलायबल बट नॉट वैलिड, यानी ऐसे रिजल्ट्स जो बिल्कुल, जो आपने टारगेट फिक्स किया है उस पर ना हासिल हो लेकिन हो एक जैसे, तो ये रिलायबल होते हैं लेकिन वैलिड नहीं होते। दूसरी डायग्राम देखें, वैलिड बट नॉट रिलायबल, यानी कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको हासिल होते हैं जो वैलिड तो हैं, यानी जो टारगेट के तो करीब हैं लेकिन रिलायबल नहीं है। आप देखें यहाँ पर जो आपके निशानात हैं वो टारगेट से हट कर हैं काफ़ी, तो रिलायबल नहीं है लेकिन वैलिड हैं। जो आपके टारगेट मतवक्के थे उन टारगेट से के करीब आपको रिजल्ट्स मिल गए हैं, लेकिन रिलायबल नहीं है क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो बिखरे हुए पॉइंट पर आपको हासिल हो रहे हैं। फिगर नंबर ए में देखें रिलायबल और वैलिड, तो इसमें देखें राइट ऑन टारगेट भी हैं और एक ही जगह पे उनकी कंसंट्रेशन भी है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कौन सी होती हैं? ये डिस्क्राइब करती हैं गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि जो आप स्टडी कर रहे हो उसकी जो स्टेट हो उसको डिस्क्राइब करते हैं। एसोसिएशनल स्टडीज कौन सी होती हैं? दे इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप्स, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान या दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान इसमें एसोसिएशन तलाश की जाती है, इन्वेस्टिगेशन तलाश की जाती है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। इंटरवेंशन स्टडीज कौन सी होती हैं? इट असेसेस द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट और मेथड ऑन आउटकम्स, तो इसमें हम देखते हैं कि हम किस किस्म का ट्रीटमेंट देते हैं और उसके नतीजे में जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के आते हैं। तो जो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उस ट्रीटमेंट के मुताबिक जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, इस किस्म की स्टडीज को हम कहते हैं इंटरवेंशन स्टडीज। आगे आता है जी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आइडेंटिफाइज द ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटीज का स्टडी करते हैं और ये सारी की सारी चीजें ऑब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च कलेक्ट्स द न्यूमेरिकल डाटा। इसमें हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल नंबर्स की सूरत में होता है। मजीद इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इनके साइजेस कैसे लिए जाते हैं, सैंपल साइज क्या होता है, पॉपुलेशन कैसे ली जाती है, तो इनका तरीक़ेकार भी डिफरेंट है। तो बड़ी बात यह है कि क्वालिटेटिव में क्वालिटीज़ को और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को लिया जाता है और क्वांटिटेटिव में डाटा को क्वांटाइज किया जाता है, ये नंबर्स की सूरत में आंसर्स दिए जाते हैं। मिक्स मेथड रिसर्च
اکثر جو ریسرچرز ہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ مکس میتھڈز کو یوز کیا جائے. مکس میتھڈ میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں انوالو ہوتے ہیں. دونوں کو کمبائن کر کے ایک کمبائنڈ ٹرائنگولر کانسیپٹ بنا کے تو اس کو گو تھرو کیا جاتا ہے. تو یہ نسبتاً زیادہ ایپلیکیبل اور زیادہ فائدہ مند ہے. میٹا انالیسس میں کیا کرتے ہیں؟ اٹ از یوز ٹو سینتھسائز دا ریزلٹس آف آل دا انڈیویجول اسٹڈیز آن دی گیون ٹاپک بائی دا اسٹیٹسٹیکل مینس. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ کئی ایک جو انڈیویجول اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, کمبائن کیا جاتا ہے, اور پھر اسٹیٹسٹیکل طریقوں سے یعنی اسٹیٹسٹکس مختلف قسم کے لگا کے ان کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں میٹا انالیسس, یعنی ڈفرنٹ اسٹڈیز جو پہلے ہو چکی ہوئی ہیں الگ الگ, ان اسٹڈیز کو کمبائن کر کے کوئی ان کا کوئی کمبائنڈ ٹاپک جو ہے اس پر کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹائپ کی ریسرچ ہوتی ہے, یعنی مختلف قسم کی اسٹیٹسٹکس لگا کے اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. کو ریلیشنل ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ اٹ انوالو اسٹڈینگ ریلیشن شپس امنگ دا ویریبلز ود ان اے سنگل گروپ. اگر آپ کے پاس کوئی سنگل گروپ موجود ہے اور سنگل گروپ کے دو ویریبلز کے درمیان آپ کوئی ریلیشن شپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اسے کہتے ہیں کو ریلیشنل اسٹڈی. اینڈ فریکوینٹلی سجیسٹ دا پاسبلٹی آف کاز اینڈ افیکٹ. تو یہ ہمیشہ ہمیں کاز اور افیکٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے. کیجول کمپیریٹیو ریسرچز کیا ہوتی ہیں جی؟ comparing known groups who have had different experiences to determine the possible causes and consequences of the group membership. ٹھیک ہے, تو دو ڈفرنٹ گروپس لے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے سروے ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ ڈسکرائبنگ دا کریکٹرسٹکس آف اے گروپ بائی مینز آف سچ این انسٹرومنٹ ایز انٹرویو کوشچنز آر ٹیسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کی ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہوتی ہے جس میں کسی بھی گروپ کے کریکٹرسٹکس کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں عموماً ہم انسٹرومنٹس کیا استعمال کرتے ہیں؟ انٹرویو استعمال کرتے ہیں, کوسچنیئر استعمال کرتے ہیں, یا پھر ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں. ایتھنوگرافک, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ایتھنوگرافک کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ڈاکومنٹنگ اور پورٹریئنگ ایوری ڈے ایکسپیرینسز, یعنی رواج دیکھا جاتا ہے, روٹین کیا ہے. ٹھیک ہے, روٹین کو آبزرو کرنا جو ہے اسے ایتھنوگرافک ریسرچ کہتے ہیں. روٹینز کے متعلق جو ریسرچ ہوتی ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ یوزنگ آبزرویشنز, انٹرویوز. ایتھنوگرافک از دا فارم آف کوالٹیٹیو ریسرچ. تو اس میں مختلف قسم کی آبزرویشنز کر کے اور لوگوں سے انٹرویو کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ٹرینڈز کیا ہیں, روٹینز کیا ہیں, پیٹرن کیا ہے, آج کل کس پیٹرن پر کوئی اسپیسیفک کام چل رہا ہے. کچھ اور فارمز بھی دیکھتے ہیں آگے. کیس اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ڈیٹیلڈ انالیسز آف ون اور فیو انڈیویجولس. ایک یا ایک سے زیادہ انڈیویجولس کے متعلق اگر ڈیٹیل سے کسی قسم کا کوئی انالیسز کرے تو اس کو ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں. بایوگرافی کیا ہوتی ہے؟ بایوگرافی کا مطلب ہوتا ہے, بایو کا مطلب ہوتا ہے زندگی. ٹھیک ہے, تو عموماً کسی پرسن کی زندگی کے متعلق ریسرچ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس ریسرچ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو کہتا ہے اٹ انوالوز مور دین جسٹ دا بیسک فیکٹس. تو اس میں مطلب بیسک فیکٹس جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. بیسک فیکٹس کیسے؟ ایک تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایجوکیشن کسی شخص نے کہاں سے حاصل کی, کتنی حاصل کی, ورک اس نے کام کیا کیا, کیا اس کی اچیومنٹس کیا تھیں, ریلیشن شپس اس کا لوگوں کے ساتھ, اس کا نیچر کے ساتھ, اس کا سائنس کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ, یا ہیومنس کے ساتھ, یہ ان کے ریلیشن شپس کیا تھے, کیسے تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ارتباط 4 چیزوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے آپ کا, اسی طرح اللہ کی مخلوق کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. انسانوں اور حیوانوں کے ساتھ تعلق دیکھا جاتا ہے کیسا ہے,
जमादात के साथ ताल्लुक़ देखा जाता है, नबातात के साथ देखा जाता है। तो जब बायोग्राफी लिख रहे हों तो इसमें किसी स्पेसिफिक रिलेशंस जो है ना उनको फोकस किया जाता है, एंड डेथ और उनके डेथ तक के हालात जो हैं वो देखे जाते हैं, किन सर्कमस्टेंसेस के साथ वो दुनिया से रुखसत हुए। एक्शन रिसर्च क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर्स डिज़ाइन टू हेल्प इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो ये इसको प्रैक्टिस करते हैं एक्शन रिसर्च को। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, जो उसमें खामियां हैं उनको दूर किया जाए। तो ये एक्सपर्ट्स करते हैं एक्शन रिसर्च, तो मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिशनर्स करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो प्रैक्टिसेस पहले से चल रही हैं उन प्रैक्टिसेस को बेहतर किया जाए। नेक्स्ट इज फिनोमिनोलॉजी। इसमें यह है कि इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। The central structure of experience is its intentionality. It's being directed towards something, as it is an experience of or about some object. ठीक है, तो फिनोमिनोलॉजी में क्या करते हैं? बुनियादी तौर पर किसी फिनोमिना को स्टडी किया जाता है, उसमें जो लोग जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको नोट किया जाता है, किसी भी फिनोमिना से मुतल्लिक जो कोई भी प्रोसेस है उससे मुतल्लिक लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको कंबाइन करके उनको एनालिसिस के थ्रू गुजार के इसकी रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है जी ग्राउंड थ्योरी। ये क्या है जी? इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी इन द सोशल साइंसेज इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज। तो इसमें हम क्या करते हैं? ग्राउंड थ्योरी की बुनियाद पर हम इसमें बुनियादी तौर पर थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन किसके सहारे पर? थ्रू मेथोडिकल गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के डाटा को इकट्ठा करके उनका एनालिसिस करके तो थ्योरीज बनाई जाती है। मजीद इसकी डिटेल में बताते जाएं आपको। दिस रिसर्च मेथडोलॉजी यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। फर्स्ट कर लें आप हार्ड और ग्रीन एप्पल खाते हैं, आपको अगर वो खट्टा फील होता है, आप किसी और शख्स को हार्ड और ग्रीन एप्पल खाने को देते हैं, वो भी कहता है कि इसका टेस्ट खट्टा है, इसके बाद तीसरा शख्स को इसको टेस्ट करता है, उसको भी खट्टा महसूस होता है। तो इन तीन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो आपने पहले से हाइपोथेसिस सेट किया हुआ है कि हार्ड और ग्रीन एप्पल्स खट्टे होते हैं, और ये 3, 4, 5, 10 इस तरह कई ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको ये पता लगता है कि तमाम हार्ड और ग्रीन एप्पल्स खट्टे हैं, लिहाजा आप कह सकते हैं कि हार्ड और ग्रीन एप्पल्स खट्टे होते हैं। तो ये एक इंडक्टिव मेथड है जिसमें आप पहले कोई हाइपोथेसिस अपने जहन में सेट करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर यानी एक ऑब्जर्वेशन के बाद आप कोई मफरूज़ा कायम करते हैं। यानी पहला आपने ऑब्जर्व किया कि हार्ड और ग्रीन एप्पल खट्टे हैं, एक मफरूज़ा बन गया, फिर इसको आप डिफरेंट लोगों पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर सेम रिजल्ट्स आते चले जाएं तो आप ये कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर आप थ्योरी बना सकते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि इसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद पर अगर थ्योरीज को बनाया जाए तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड थ्योरी। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा, ईच ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू द रियलिटी। ये जो ऊपर आपने जितने मेथड सारे देखें, इसमें दरअसल हमारा मकसद क्या है? सच की तलाश। ठीक है, सर्च फॉर द ट्रुथ। क्योंकि पहले भी हमने बात की थी कि साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं? सर्च फॉर द ट्रुथ करते हैं, सच्चाई की तलाश करते हैं। तो जितनी हमने मेथडोलॉजीज ऊपर पढ़ी हैं, इन तमाम का मकसद यह है कि किसी सच की तलाश की जाए, किसी न किसी तरह रियलिटी को अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो लिहाजा अब रियलिटी को अप्रोच करने के लिए कई अप्रोचेस, कई मेथड्स आपको दिए गए हैं। तो ये तमाम जो मेथड्स हैं, पहले फेज में, पहले लेसन में, तो पहले आज वाले सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया कि रिसर्च के टाइप्स के हैं। अगले सेशन में इंशाल्लाह इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेशन होगा, वो उसको आप ज्वाइन करें। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके लिए इनके पर्पसेस क्या हैं और इनके लिए टूल्स क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह इसको मैं ब्रीफली कोशिश करूंगा अगले लेसन में और बेहतर अंदाज में से कर दूं। तो जब तक आप इसे बार बार तैयार करें, इनको बार बार रिवाइज
مزید یہ ہے کہ یہ دو کوشچنز آپ کو دے رہا ہوں. کوشچن نمبر 1 ہے ڈسکرائب دا ریسرچ میتھڈالوجیز بریفلی, اور دوسرا کوشچن ہے ڈسکس سم فارمز آف کوالٹیٹیو ریسرچ. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا اس کو آپ نے کوشچنس کو بنا لینا ہے اسائنمنٹ کے طور پر, اس کو پریپیئر کریں ساتھ ساتھ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے فردر ڈسکشن ہوگی. السلام علیکم جی.